आते हुए प्रसन्नता हो रही है कि डिफेंस बजट यूनियन बजट का लगभग 13.44% है। डिफेंस फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन हमारी सरकार की यह प्राथमिकता रही है और हम इसके लिए निरंतर कार्यरत हैं। इसके लिए 2025-26 में 1,80,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एलोकेशन किया गया है, जो हमारी सेनाओं की कैपेबिलिटी को और अधिक बढ़ाएगा। और इस बजट में हमारे डिफेंस फोर्सेस के रेवेन्यू बजट के अंतर्गत 3,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का एलोकेशन किया गया है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के एलोकेशन से 10% अधिक है। और पिछले वर्ष के तरह ही डिफेंस मॉडर्नाइजेशन बजट का 75% हिस्सा डोमेस्टिक इंडस्ट्री से प्रोक्योरमेंट में खर्च किया जाएगा। इससे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डिफेंस में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा है, उसको पूरा करने में मदद मिलेगी और डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा मिलेगा। भूतपूर्व सैनिकों और उनकी फैमिलीज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए यंग सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ईसीएचएस को 8,300 करोड़ रुपए से अधिक का एलोकेशन किया गया है। यह पिछले साल के बजटरी एलोकेशन से लगभग 19% अधिक है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती प्रदान करने के लिए इस साल के बजट में कैपिटल हेड के तहत बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, भाई ऐसा है, इसे काहे को लंबा डाल दिए, कोई जरूरत नहीं, बंद कर दीजिए। तो राजनाथ सिंह को आप यहाँ पर सुन रहे थे, वो बजट पर अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पर देते हुए। लेकिन साथ ही साथ मैं सर एक बात आपसे और यहाँ पर पूछना चाह रही हूँ कि वो जो हम विकसित भारत की यहाँ पर बात कर रहे हैं 2047 तक, आपको लग रहा है कि वो यहाँ पर हम अब इसके जरिए वो पूरा करते नजर आएंगे? क्योंकि सर खुद इकोनॉमिक सर्वे जो कल आया था और अब जो हमने आज बजट देखा कि उसमें खुद कि अगर आप 8% से कम, उससे भी प्लस, बल्कि सर 2 दशक तक आपको 6.4 और अगर क्यूमुलेटिव लेंगी तो ये 4 और 4 एंड 4.4 हो रहा है। जी जी। तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि आपने कहा तो है कि 2047 तक, मतलब 100 साल जब भारत का होगा आजादी का, तो हम विकसित भारत होंगे। लेकिन 8% कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ लेना, मुझे नहीं लगता कि इस ट्रेजेक्ट, और यही बात इकोनॉमिक सर्वे ने कही भी है कि भाई ये पॉसिबल लगता नहीं है। इसके लिए आपको बहुत कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। मनोज सर, ये जो 6.4 है इस बार का, जो अगली बार अधिकतम 6.8 होगा, इसका मतलब तो ये कि 47 तक 8 के मोमेंटम को बरकरार रखना है तो कभी 10 भी करना होगा, कभी 12 भी करना होगा। देखिए, ऐसा होता है कि पिछली बारी जो हमारी वो थी जीडीपी थी, वो थी 8.2%। तो क्या होता है कि 8.2% थी, बेस बढ़ गया, फिर थोड़ा इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ तो वो हो गई 6.4%। तो आने वाले टाइम पे अगर हम 8% 2047 तक बोलें या अगले 10 साल तक कहें, तो जैसे जैसे बेस बढ़ता रहता है वो परसेंटेज 8% करना उस समय उतना ही ज़्यादा दिक्कत वाला काम होगा। अभी इसका मतलब है, तो अभी क्या मतलब है कि 6.4 अगर इस साल है तो नेक्स्ट ईयर आपका 10% अगर होगा तब ये बैलेंस आउट होकर 8% होगा, और जो कि एक चीज़ फिजिबल ही नहीं है। और मेरे ख्याल से जब प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी तो वो कि 2047 तक हम विकसित देश बनेंगे, तो मेरे ख्याल से एक तरीके का टारगेट था जो उन्होंने रखा था, अपने आप के लिए रखा था कि हमें ये करना चाहिए। प्रैक्टिकली ये चीज़ बड़ी मुश्किल होती है। सर एक चीज़ और, जैसे इस बजट में मिडिल क्लास को लेकर एक के बाद एक बड़े ऐलान किए हैं, क्या कुछ फ्रीबीज जैसा आपको नजर आया कि नहीं? मेरे को तो देखो अनुराग, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आती है इस वाले बजट के बाद। एक तरफ से तो हम फ्रीबी की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे कि दिल्ली की अगर हम बात करें तो 2,100 रुपये हर महिला को देंगे। मैं सिर्फ एक ही चीज़ की बात करता हूँ, तो उसी का अगर 40 लाख को दिया तो 10,000 करोड़ का खर्चा उसमें आएगा। कर्नाटका में अलग से है, मध्य महाराष्ट्र में उसका नंबर काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जैसे कि कर्नाटका में है कि उन्होंने कहा, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इन फ्री बीस में 40,000 करोड़ का खर्चा ऑलरेडी हो चुका, तो इसलिए जो डेवलपमेंट का जो फंड है, वो डेवलपमेंट का फंड अब उनके जो एमएलए है उसको वो लोग नहीं देंगे। तो अगर ये सारी फ्री बीस करी और ऊपर से 1 लाख करोड़ यहाँ कम हो गया, तो तभी मैंने कहा कि अगर हमारा टैक्स बेस नहीं बढ़ता है, 1 लाख करोड़ रुपए ये जो डायरेक्ट टैक्सेस का
कम होगा और फ्री बीज की संख्या बढ़ती रहेगी, क्योंकि इलेक्शन अभी बिहार में भी आएगा जी, दिल्ली में इलेक्शन है, बिहार में है इलेक्शन है। तो अगर ये प्रोडक्टिव काम में खर्च नहीं होगा तो मुझे लगता है कि ये एक आने वाले टाइम पे समस्या होगी, क्योंकि आज 2100 रुपये है, कल ये 3000 होगा। आप देखें ना कि 2100 तो आम आदमी पार्टी ने दिया है, बीजेपी और कांग्रेस ने 2500 रुपये कहा है। सर एनके सर, मैं इसी पर आपसे चाहूंगी जवाब, क्योंकि जो फ्रीबीज की बात यहाँ पर अनुराग भी कर रहे थे, कैसे वो हम देखें, क्योंकि उससे डेट बढ़ेगा। आप ये देखिए ना, पूरा ओवरऑल अगर हम इधर देखें तो 70% हम स्टेट्स को देखें तो वो सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं सर। तो फिर कैसे वो ये कहते हैं कि मतलब कहेंगे कि डेवलपमेंट पर कैसे खर्च होगा सर? मतलब मैं ये समझना चाहता हूं। नहीं, दो चीजें हैं। एक, इकोनॉमी को अगर आप सप्लाई साइड से देखेंगी, दो तरह से देखा जाता है। तो अगर उनके जेब में पैसा डाल रहे हैं, जो भी फॉर्म में डाल रहे हैं, आप उनका खर्च कम कर रहे हैं या उनको कैश में दे रहे हैं, जैसे किसान सम्मान निधि है, तो वो आपके खर्चे में आएगा और वो कंज्यूम करेंगे तो एमएसएमई चलेंगी, तेल साबुन खरीदेंगे, उससे एम्प्लॉयमेंट होगा, तो एम्प्लॉयमेंट जब होगा तो वो लड़का भी खर्च करेगा। इस तरह एक चेन रिएक्शन होता है, तो उस लिहाज से सही है। लेकिन जब आप कॉन्स्पिक्युअस कंजम्पशन, जैसे कि हमारी इकोनॉमी में जो रिच पुअर डिवाइड है, उसकी वजह से जो ऊपर वाला है वो जो कंज्यूम कर रहा है वो कॉन्स्पिक्युअस कंजम्पशन कहते हैं, उससे इकोनॉमी में रिवर्बरेट नहीं करता, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता। आप गरीबों को अगर देते हैं तो फ्रीबीज नहीं। भारत में वैसे भी पर कैपिटा इनकम इतनी लो है कि अगर आप उसको किसान सम्मान निधि में 6000 करोड़ देते हैं, 6000 रुपया देते हैं साल भर में, तो 17 रुपया रोज आता है। बच्चों को अंडा भी नहीं खिला सकता वो, तो हकीकत यह है, या आधा किलो दूध नहीं ले सकता। तो ऐसे में अगर आप इस इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की सिचुएशन में दे रहे हैं तो एक तो ये गलत मान लिया गया है। हाँ, भीख देने की जगह अच्छा ये होता कि उसकी आमदनी बढ़ाते, ताकि उसका एक जो सेंस ऑफ प्राइड है वो भी बना रहता। उसके लिए आपको एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में उसके प्रोड्यूस का दाम बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आपका जो पॉलिटिक्स है वो मिडिल क्लास के नाम पे आप कंज्यूमर को सेंट्रिक हो जाते हैं। लिहाजा जब किसान का उपज बढ़ता है और एक्सपोर्ट मार्केट में जाना चाहता है तो एक्सपोर्ट बैन कर देते हैं। आपने देखा गेहूं चावल का एक्सपोर्ट बैन हुआ, चीनी का एक्सपोर्ट बैन हुआ, इसलिए कि डोमेस्टिक दाम कम रहे। नतीजा ये हुआ, किसान तो मर गया। इसलिए आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि कंज्यूमर छोटी, क्योंकि मिडिल क्लास चिल्लाता है, चीखता है, बोलता है, मीडिया में भी आता है, उससे लेके आपको डर लगता है। इसीलिए तो आप 9th पे कमीशन, 7th पे कमीशन देने में इतराज नहीं है आपको। लेकिन जब किसान को देना पड़ता है तो आपको दिक्कत होती है, क्योंकि वो मिडिल क्लास के वर्ग में आता नहीं है। तो जब आप गौर से देखें तो आपको फोकस फार्मर सेक्टर पे करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर पे करना पड़ेगा, एमएसएमई पे करना पड़ेगा, क्योंकि रोजगार वो जनरेट। एक पेट्रोलियम फैक्ट्री है, मान लीजिए अंबानी की पेट्रोलियम फैक्ट्री में 300 एम्प्लॉय है, लेकिन उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन साबुन की फैक्ट्री में 200 एम्प्लॉय होंगे, भले जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम हो। लेकिन तब जबकि 40% आबादी एग्रीकल्चर बेस्ड है, उसमें जीडीपी में हिस्सेदारी सिर्फ लगभग 20% के आसपास बची है। अब आपको लगता है ये 2100 रुपए से 1100 रुपए से भला हो पाएगा? बिल्कुल सही कहा, एकदम नहीं होगा। तो क्या करें, इसमें से निकाल के आप एमएसएमई में ले आए, उनको यहां से निकाल के आप फैक्ट्री में डालें। फैक्ट्री में वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में रहेगा, उसकी आमदनी बढ़ेगी तो खर्च भी करेगा। तो यही तो आपको, इसीलिए स्किल इंडिया आप लाए थे, लेकिन स्किल इंडिया फेल हो गया। पॉलिसी बहुत अच्छी थी, इंप्लीमेंटेशन पे जब आता है तो दिक्कत आ जाती है। स्किल आप करें, आज जरूरत है, एआई की जरूरत जितनी है उतनी ही साबुन बनाने का फैक्ट्री की, या बल्ब बनाने के लिए घर घर में बल्ब बने जो चीन में बन रहा है, तो आप उससे सर्वाइव कर जाएंगे।